सोचो, आप सुबह उठे और आपकी सारी जमा पूंजी गायब, सब साफ। आपकी मेहनत की कमाई जो आपने सालों से बचाई थी, एक पल में गायब हो गई। लेकिन कोई टूटी खिड़की नहीं, कोई नकाबपोश डाकू नहीं, जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं। सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने छोड़ा था। ये आपके दादाजी के जमाने की बैंक डकैती नहीं है। वो जमाना जब डाकू बंदूकें लेकर बैंक में घुसते थे और लोगों को डराते थे। ये डकैती का नया जमाना है, साइबर डकैती। अब डाकू कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छिपे होते हैं और उनकी बंदूकें कोड की लाइनों में छिपी होती हैं। स्की मास्क और बंदूकों के दिन गए, अब ये पुराने तरीके बेकार हो चुके हैं। आज के बैंक डाकू इंटरनेट की छाया में छिपे डिजिटल भूत हैं। ये लोग अंधेरे में काम करते हैं और उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। ये हैकर, प्रोग्रामर और ठग हैं जो टेक्नोलॉजी और इंसानी फितरत की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ये लोग हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। इन साइबर अपराधियों को बैंक में पैर रखने की जरूरत नहीं है। ये लोग दूर बैठकर ही आपके खातों को खाली कर सकते हैं। कीबोर्ड और मलिशियस कोड से लैस ये कुछ ही कीस्ट्रोक से खातों को खाली कर सकते हैं और लाखों का ट्रांसफर कर सकते हैं। ये लोग बहुत ही चालाकी से काम करते हैं। इनके हथियार सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग स्कैम्स, मैलवेयर और हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड को चलाने वाले सिस्टम्स की गहरी समझ। ये लोग हमारे सिस्टम की कमजोरियों को पहचानते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। ये डकैतियां चुपचाप होती हैं, अक्सर तब तक पता नहीं चलता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक हमें पता चलता है तब तक हमारा बहुत नुकसान हो चुका होता है और इसके नतीजे विनाशकारी होते हैं। व्यक्तियों, व्यवसायों और यहाँ तक कि पूरी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। ये साइबर डकैती हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। साइबर अपराधी बैंक सुरक्षा को भेदने के लिए कई तरह की सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्निक्स इतनी एडवांस्ड होती हैं कि कई बार सबसे मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम्स भी इनके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। एक आम तरीका है मैलवेयर के जरिए, जो कंप्यूटर सिस्टम्स में घुसपैठ करने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैलवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायरसेस, वर्म्स और रैंसमवेयर, जो सिस्टम्स को एन्क्रिप्ट करके रैंसम मांगते हैं। मैलवेयर को एक डिजिटल ट्रोजन हॉर्स समझो। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मैलवेयर है जो खुद को लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के रूप में डिस्गाइज करता है। एक हार्मलेस फाइल या ईमेल अटैचमेंट के रूप में डिस्गाइज्ड, यह अनसस्पेक्टिंग यूजर्स को ट्रिक करके अपने सिस्टम में एक्सेस देता है। यह ईमेल्स और अटैचमेंट्स अक्सर बहुत कन्विंसिंग होते हैं, जिससे यूजर्स आसानी से धोखा खा जाते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद यह कीस्ट्रोक्स को लॉक कर सकता है, पासवर्ड्स चुरा सकता है और यहां तक कि पूरे नेटवर्क्स को कंट्रोल कर सकता है। इससे हैकर्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल डेटा तक पहुंच मिल जाती है। एक और खतरनाक तरीका है सोशल इंजीनियरिंग। यह टेक्निक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर आधारित है। इसमें लोगों को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए मैनिपुलेट करना शामिल है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स अक्सर बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं और लोगों की भावनाओं और विश्वास का फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए, फिशिंग ईमेल्स अक्सर बैंक्स या ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से लेजिटिमेट कम्युनिकेशंस के रूप में आते हैं। ये ईमेल्स बहुत ऑथेंटिक दिखते हैं और यूजर्स को आसानी से धोखा दे सकते हैं। ये ईमेल्स रेसिपिएंट्स को मलिशियस लिंक्स पर क्लिक करने या लॉगिन क्रेडेंशियल्स या क्रेडिट कार्ड नंबर्स जैसे सेंसिटिव डेटा प्रोवाइड करने के लिए ट्रिक करने के लिए बनाए जाते हैं। एक बार जब यूजर इन लिंक्स पर क्लिक करता है तो हैकर्स को उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंच मिल जाती है। इसका मकसद अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने के लिए इंसानी विश्वास और लापरवाही का फायदा उठाना है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और किसी भी सस्पिशियस ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। फिशिंग अटैक्स अब और भी सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। ग्रामेटिकल एरर्स से भरे पूरली रिटन ईमेल्स के दिन गए। साइबर अपराधी अब पर्सनलाइज्ड मैसेजेस बना रहे हैं, अक्सर सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन सोर्सेज से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके अपने स्कैम्स को और कन्विंसिंग बनाते हैं। वे ईमेल्स को लेजिटिमेट सोर्स से आते हुए दिखाने के लिए स्पूफिंग जैसी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। यह टेक सैवी लोगों को भी शिकार बनाने में कामयाब हो सकता है और यह सिर्फ ईमेल तक ही सीमित नहीं है। फिशिंग स्कैम्स अब टेक्स्ट मैसेजेस, जिन्हें स्मिशिंग कहते हैं, और फोन कॉल्स, जिन्हें विशिंग कहते हैं, तक फैल गए हैं। मकसद वही है, आपको अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए ट्रिक करना। 2016 का बांग्लादेश बैंक हाइस्ट साइबर क्राइम की विनाशकारी क्षमता का एक बड़ा उदाहरण है। इस हमले में
हैकर्स ने स्विफ्ट नेटवर्क में वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाया, जो दुनिया भर के हजारों बैंक्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है। माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया से जुड़े अटैकर्स ने बैंक के क्रेडेंशियल्स तक एक्सेस प्राप्त कर लिया और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट्स भेजे, लगभग $1 बिलियन चुराने की कोशिश की। हालांकि ज्यादातर ट्रांसफर्स ब्लॉक कर दिए गए, हैकर्स $81 मिलियन लेकर भागने में कामयाब रहे, जिससे सबसे सिक्योर सिस्टम्स की भी वल्नरेबिलिटी का पता चलता है। सेक्शन 5, द कार्बनाक साइबर गैंग की ग्लोबल क्राइम स्प्री। कार्बनाक ग्रुप, जिसे FIN7 भी कहा जाता है, एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम सिंडिकेट का एक अच्छा उदाहरण है। यह ग्रुप सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और एडवांस्ड टूल्स का उपयोग करता है। कम से कम 2013 से एक्टिव, इस ग्रुप ने दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटेलर्स और हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस को टारगेट किया है। उन्होंने कई देशों में ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा है। उनके मोडस ऑपरेंडी में एक मल्टी स्टेज अटैक शामिल था। यह अटैक कई फेजेस में एग्जीक्यूट किया जाता था, जिससे डिटेक्शन और प्रिवेंशन मुश्किल हो जाता था। सबसे पहले वे टारगेट के नेटवर्क में जगह बनाते थे, अक्सर फिशिंग ईमेल्स के जरिए। ये ईमेल्स दिखने में लेजिटिमेट लगते थे, जिससे एम्प्लॉइज आसानी से ट्रैप में फंस जाते थे। अंदर जाने के बाद वे रिकनेसेंस करते थे, इंटरनल सिस्टम्स और एम्प्लॉई एक्टिविटीज का अध्ययन करते थे। वे नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते थे और वैल्यूएबल डेटा को लोकेट करते थे। फिर वे क्रीडेंशियल्स चुराने, ATMs को कंट्रोल करने और यहां तक कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स को फैसिलिटेट करने के लिए अकाउंट बैलेंसेस में हेरफेर करने के लिए कस्टम मैलवेयर डिप्लॉय करते थे। यह मैलवेयर स्पेशली डिजाइन्ड था ताकि फाइनेंशियल सिस्टम्स को बाईपास किया जा सके। कार्बनाक ग्रुप के हेस्ट्स ऑडेशियस और हाईली प्रॉफिटेबल थे, जिससे उन्हें कई सालों में अनुमानित $1 बिलियन मिले। उनकी सफलता ने उन्हें साइबर क्राइम की दुनिया में एक इन्फेमी दिलाई है और उनके मेथड्स को कई अन्य साइबर क्रिमिनल्स ने अडॉप्ट किया है। सेक्शन 6, फाइटिंग बैक बैंक्स अपनी डिफेंसेस को मजबूत करते हैं। साइबर क्राइम के बढ़ने ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने सिक्योरिटी मेजर्स को काफी बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। बैंक्स अब अपने सिस्टम्स और कस्टमर डेटा की सुरक्षा के लिए एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज में भारी निवेश कर रहे हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें यूजर्स को आइडेंटिफिकेशन के मल्टीपल फॉर्म्स प्रोवाइड करने होते हैं, आम होता जा रहा है। एक्सेस कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन जैसे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर्स भी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। बैंक्स सस्पिशियस एक्टिविटी का रियल टाइम में पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिस्टम्स फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का संकेत देने वाले पैटर्न्स और एनोमलीज की पहचान करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करते हैं। सेक्शन 7, द फ्यूचर ऑफ साइबर क्राइम, बिल्ली और चूहे का खेल। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई एक ऑनगोइंग आर्म्स रेस है। जैसे जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नए सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करते हैं, साइबर अपराधी उन्हें सर्कमवेंट करने के लिए लगातार नई टैक्टिक्स और टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज नई चुनौतियां पेश करती हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स में करंट एन्क्रिप्शन मेथड्स को क्रैक करने की क्षमता है, जिससे संवेदनशील फाइनेंशियल डेटा अटैकर्स के सामने आ सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसे DFI भी कहा जाता है, का उदय भी साइबर अपराधियों के लिए नए अवसर पेश करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बने DFI प्लेटफॉर्म्स में अक्सर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के समान रेगुलेशन और सिक्योरिटी ओवरसाइट की कमी होती है, जिससे वे हैकर्स के लिए अट्रैक्टिव टारगेट्स बन जाते हैं। सेक्शन 8, डिजिटल वर्ल्ड में अपनी रक्षा कायजे करें। हालांकि बैंक्स और गवर्नमेंट्स साइबर क्राइम से निपटने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन खुद को बचाने में इंडिविजुअल्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सतर्क रहकर और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर आप विक्टिम बनने के रिस्क को काफी कम कर सकते हैं। अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और जब भी संभव हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। फिशिंग ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और फोन कॉल से सावधान रहें। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को पैच करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अप टू डेट रखें और ऑनलाइन शेयर की जाने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में सावधान रहें, क्योंकि साइबर अपराधी अक्सर टारगेटेड अटैक्स के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं।
सेक्शन 9 द स्टेक्स आर हाई ए की कॉल टू एक्शन। साइबर अपराधी एक ग्लोबल थ्रेट है जिसके दूरगामी परिणाम है। यह हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स में विश्वास को कम करता है। हर साल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचाता है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बाधित कर सकता है। साइबर अपराधी के खिलाफ लड़ाई के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। गवर्नमेंट्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और इंडिविजुअल्स को आगे रहने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अवेयरनेस बढ़ाकर, साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देकर और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में निवेश करके हम एक सेफर और मोर सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड बना सकते हैं। दांव ऊंचे हैं, लेकिन साथ मिलकर काम करके हम रिस्क्स को कम कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी अच्छे के लिए एक ताकत बनी रहे। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।